आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। गुजराती भाषा की कवयित्री पारुल खक्कर को कुछ दिन पहले तक गुजरात के बाहर कम लोग जानते थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने 14 पंक्तियों की एक कविता लिखी, शव वाहिनी गंगा, जिसके बाद अचानक से वे सुर्खियों में चली आई। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नदियों में शवों को बहाए जाने से विचलित और आहत होकर लिखी गई एक छोटी सी कविता का रातों रात कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। हिंदी, पंजाबी और दूसरी भाषाओं में उसके कई पाठ यूट्यूब पर आ गए। लेकिन नई खबर यह है कि गुजराती साहित्य अकादमी की आधिकारिक पत्रिका शब्द सृष्टि के संपादकीय में इस कविता की तीखी आलोचना करते हुए इसके प्रचार प्रसार को राष्ट्र विरोधी गतिविधि बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि अपने साहित्यिक अतीत में पारुल खक्कर नक्सल तो दूर, वामपंथी विचारधारा की साहित्यकार भी नहीं ठहराई जा सकती। अगर उनके लेखन की कोई कोटि बनाई जानी है तो अंततः वे दक्षिणपंथी खेमे में ही रखी जा सकती है। इस कविता और गुजरात साहित्य अकादमी के विरोध से बहुत सारे बातें समझी जा सकती है, जिसका वास्ता साहित्य के प्रतिरोध और सत्ता की दमन की रणनीति से लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे आलोचकों को कविता के मानदंडों पर वाकई पारुल की कविता बहुत महान नहीं लग सकती, लेकिन वह दिल से निकली है। बहुत सहज ढंग से बहुत सारे लोगों के गुस्से और क्षोभ को व्यक्त करती है और जाने अनजाने में उस पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में देती है जो धर्म और संस्कृति के सवालों को जोर शोर से उठाती हुई सत्ता में आई है। इस कविता में वो छटपटाहट इसलिए चली आई है कि लेखिका के मूल्यबोध में गंगा और संस्कृति को लेकर एक पारंपरिक पवित्रता बोध है, लेकिन रचनाएं अक्सर अपने लेखकों की पकड़ से छूट जाती है और वे जनता की हो जाती है। वैसे ही इस कविता का भी हुआ है। दुष्यंत कुमार और अडम गोडवी की बहुत सारी गज़लें वाम चेतना के आंदोलनकारी भी इस्तेमाल करते हैं और दक्षिणपंथी भी उनको गाते हुए पाए जाते हैं। धूमिल और पाश जैसे कवि किन किन हाथों और जुबानों से दोहराए जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। सत्ता की पहली कोशिश ऐसी रचनाओं और ऐसे लेखकों को अनसुना करने की होती है। इसमें नाकाम रहने पर दूसरा खेल लेखक को बदनाम किए जाने का होता है। पारुल खक्कर के मामले में यह खेल शुरू हो चुका है। अभी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन्होंने इस कविता को दूसरों तक पहुंचाया, दूसरी भाषाओं में अनुवादित किया। धीरे धीरे तीसरी प्रक्रिया भी शुरू होगी लेखक को दंडित करने की। हम याद कर सकते हैं कि कुछ बरस पहले जब भारतीय लेखकों ने अभिव्यक्ति पर हमलों के विरोध में पुरस्कार वापस करने शुरू किए तो इसे अवार्ड वापसी गैंग का नाम बताया गया, जबकि इस प्रक्रिया को नज़दीक से देखने वाले जानते थे कि यह पुरस्कार वापसी बिल्कुल स्वयंस्फूर्त तरीके से हो रही है। बेशक एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए ये अवार्ड वापसी की जा रही है, उसके पीछे कोई सांगठनिक बल या कार्य योजना नहीं थी। दूसरी बात यह कि कई बार सत्ता सीधे दंडित नहीं करती है। सत्ता के पक्ष में खड़ी और यथास्थिति को बनाए रखने वाली ताकतें ये काम करती हैं। पारुल खक्कर के मामले में गुजरात की साहित्य अकादमी यह काम कर रही है, जबकि पेरुमल मुरुगन के मामले में कई दूसरे संगठनों ने यह काम किया था। तमिल लेखक मुरुगन को एक उपन्यास लिखने के लिए उस तरह प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे आगे कुछ नहीं लिखेंगे। बेशक उनके भीतर का लेखक और उनके साथ खड़ी शक्तियों का समर्थन ज़्यादा ताकतवर साबित हुए और वे फिर से लिख बैठे। कई बार सत्ता लेखक को सीधे जेल भेज देती है। 1949 में आज़ाद भारत के बिल्कुल प्रारंभिक वर्षों में मजरूर सुल्तानपुरी को जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत के होने का विरोध करते हुए तीखे ढंग से कुछ लिखा था। बलराज साहनी को भी एक जुलूस में हिस्सा लेने के लिए 3 महीने तक जेल काटने पड़ी थी। इमरजेंसी के दौर में कुलदीप नैयर जैसे पत्रकारों और गिरधर राठी जैसे लेखकों ने पूरी जेल काटी। 1942 के आंदोलन के दौरान फजीश्वरनाथ रेणु ने 2 साल की जेल काटी। दिलचस्प यह है कि 40 के दशक में लाहौर जाकर बस गए
महान शायर साहिर लुधियानवी को अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से फरार होना पड़ा क्योंकि वहां की सरकार उन्हें जेल में डालने पर आमादा थी। इसके बाद वो भारत आए और यही के होकर रह गए। तेलुगु कवियों में गदर और वरवरा राव की कहानी भी अभी बहुत पुरानी नहीं पड़ी है। तो लेखकों और रचनाओं के सिर पर बदनामी, बहिष्कार, जेल और जलवतनी की नियति हमेशा तलवार की तरह झूलती रही है। यह दुनिया भर का सिलसिला है। असहमति की आवाज़ें सबको परेशान करती है। उसी आवाज़ ने नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर दिया है। सलमान रुश्दी के सिर पर इनाम घोषित किया जाता है तो तस्लीमा नसरीन को अपना मुल्क छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ती है। इस्मत चुगतई और मंटो पर केस किए जाते हैं। हबीब तनवीर के नाटकों के बीच हुड़दंग मचाई जाती है तो मकबूल फिदा हुसैन जैसे चित्रकार को देश छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। यह सिलसिला सारी दुनिया का है जो अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कभी बेंजामिन मेलोइस जैसे कवि को फांसी दी गई। भारत में अवतार सिंह पाश को आतंकवादियों ने गोली मार दी। कन्नड़ लेखक कलबुर्गी को भी गोली मारी गई, बल्कि कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हुए हमलों के प्रतीक बन गए। लेकिन दिलचस्प ये है कि तरह तरह के आरोप, दबाव, विरोध, उत्पीड़न, मौत और मुल्क बदर होने के अंदेशे के बावजूद दुनिया भर की कलमें थकती नहीं है। वे कोई ना कोई बहानापा या अपनापा आपस में जोड़ लेती है। प्रतिरोध चलते रहता है, उसका समर्थन बचा रहता है। नेहरू के दौर में मुक्तिबोध अंधेरे में लिखते हैं और धूमिल पटकथा जिसमें संसद और सड़क की सारी विरूपताएं शामिल है। नागार्जुन नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर बाल ठाकरे तक को निशाने पर रखते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। हम पाते हैं कि दुनिया भर में प्रतिरोध की आवाज़ें आपस में मिल रही है और एक साझा जुबान बन रही है। हमारे लिए नजीम हिकमन भी हिंदी के कवि हो जाते हैं और बर्तोल्ट ब्रेख्त और प्लाब्दो नेरुदा भी। मराठी के दलित कवि नामदेव ढसाल और बांग्ला के जीवनानंद दास भी, पंजाबी के पाश भी और अब पारुल खक्सर भी हिंदी की कवियत्री बन गई है। फैज और हबीब जलीब तो हिंदी के है ही। यही नहीं, इसमें पुरानी आवाज़ें भी शामिल हो जाती है। कबीर और खुसरो तक को हम समकालीन प्रतिरोध के स्वरों में शामिल करते जाते हैं। दूसरी तरफ सत्ता और उससे जुड़े लोग तरह तरह की गोथरी दलीलें लाते हैं। अब उनको साहित्यिक नक्सल डरा रहे हैं। शायद गुजरात की साहित्य अकादमी को नहीं मालूम कि 70 के दशक में बंगाल में चले नक्सल आंदोलन के प्रभाव में बहुत सारे लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी थी। आलोक धनवा और मंगलेश डबराल जैसे कवि नक्सलवाद के प्रभाव की छाया में शुरुआती वर्षों में पले। यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि साहित्य ने नक्सल या माओवादी आंदोलन से बस एक रोमांटिक रिश्ता जोड़े रखा था। उसने इनकी अंदरूनी पड़ताल भी की, इनकी सीमाओं का उद्घाटन भी किया, लेकिन इनमें संदेह नहीं कि एक दौर की बहुत सारी बागी कविताएं वहीं से निकली। लेकिन आज जब साहित्य अकादमी साहित्यिक नक्सल जैसा जुमला इस्तेमाल करती है और इस नाम पर निशाने पर लिए गए लेखकों को देशद्रोही बताती है, तो इसके खतरे प्रत्यक्ष दिख जाएंगे। वैसे अब सरकारें लेखकों को डराती नहीं, लुभाती भी है और ये लुभा लिए गए लेखक फिर सरकार के पक्ष में प्रदर्शन करने लग जाते हैं। हम याद कर सकते हैं कि जब कुछ साल पहले लेखकों ने मंडी हाउस पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया तो लेखकों की दूसरी टुकड़ी वही उसका विरोध करने पहुंच गई थी। यानी प्रतिरोध की वास्तविक आवाज़ पर भरोसा रखने वालों के सामने खतरा दोहरा रहा है। मगर इतिहास और वर्तमान सब यही बताते हैं कि खतरों में भी असली लेखन लिखता भी है और बढ़ते हुए दुखों के बीच में मामूली सी माने जाने वाली कवियत्री पारुल खक्कर सत्ता की आंखों में खलने और चुभने भी लगती है। जरा सुनते हैं पारुल की उस कविता को जिसमें खुद को फकीर समझने वाले और खुद को गंगापुत्र कहलाने वाली मानसिकता को नंगा कर दिया है। कविता कहती है, मोदी ने लगाया नारा ऊंचा ऊंचा, साहब तुम्हारे राज में सब चंगा चंगा, भर गए सारे कब्रिस्तान, लकड़ी को तरसे स्मशान, जनाजे उठाते उठाते थका कंधा, सूखी सफ़ेद आँखों में देखे अंधा, मौत के फरिश्तों का बढ़ा धंधा,
बरपा है हरसू मौत का नाच भेडंगा, साहब तुम्हारे राज में लाशें ढोए गंगा। कुछ देर के लिए तो थमे लाशों का जलना गड़ना, चूड़ियों का तोड़ना फोड़ना, सिर पिटना छाती ठोकना, पर बजाते रहे प्रचार का ढोल, बौखों पो बेलागाम बिल्ला रंगा, साहब तुम्हारे राज में लाश ढोए गंगा। साहब के लिबास पे धूल ना राख, चेहरे पे अब वही आबोताब, बालिगों ने चाटुकारों ने जरूरत न की ये कहने की, ना बचा तुम्हारे तन पर लाज का कपड़ा लत्ता, पर बोल पड़ा एक मासूम सा बच्चा, अपना शहंशाह तो है पूरा नंगा। साहब तुम्हारे राज में लाशें ढोए गंगा, साहब तुम्हारे राज में लाशें ढोए गंगा। यह है प्राइम टाइम, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।